थोड़ा ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी गूंज रही हो या फिर कुछ आवाज आ रही हो? नहीं सर। चलिए, अब देखो, बात यहाँ है कि आप सबसे पहले एक बात जान लें कि टू मार्कर जितने भी, वैसे तो सारे लोग पहले से जुड़े हुए हैं, पर फिर से बता देता हूँ कि जब भी टू मार्कर लिखें तो सबसे पहले परिचय लिखें। क्वालिटी में ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें सीधे परिचय लिखने का मौका मिलेगा, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एचआरडी और थोड़ी बहुत अन्य यूनिट्स से होंगी जिसमें हमें बहुत ज्यादा मौका मिलने वाला है परिचय वगैरह लिखने का। तो हम स्टार्टिंग जब करें तो परिचय से करें। मुस्कान, इंग्लिश मीडियम में भी मैंने सेंड कर दिया है, मॉडल देख लें। जी सर। हाँ, और अजीत सर वाली क्या है, अजीत सर का लैपटॉप खराब हो गया है, जैसे ही वो सही हो जाएगा तो उनका भी इंग्लिश में देंगे। तो अब तो मॉडल हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, और उसमें देख लेना कोई करेक्शन वगैरह तो नहीं, हमें बता देना फिर। जी सर। हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, तो जब भी टू मार्कर लिखें तो परिचय सबसे पहले दें। मेरा मैं सेंड कर दूंगा अभी पब्लिक ग्रुप में भी। बस आज के लिए है, ये लास्ट होगा, इसके बाद कोई पब्लिक ग्रुप में कोई भी चीजें सेंड नहीं होंगी। ये तो जो पेड होगा उसमें सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी। तो जब भी टू मार्कर लिखें तो ध्यान रहे, पहले सबसे पहले क्या लिखना है, हमें परिचय लिखना है। और दूसरी बात, जो खास बात है, आप लोग क्या करते हो, ज्ञानी बनने की कोशिश करते हो। पहले दिन ही हमने बताया कि हमें ज्ञानी नहीं बनना है। आंसर राइटिंग में एक चीज अच्छे से सीख लो, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। कैसे नहीं बनना है? आपसे पूछा गया था एचआरडी में कि भाई टारगेट बताइए, तो 2026-27 तक का टारगेट लिख देना था, पहली लाइन में खत्म आंसर। लेकिन हमने क्या है, उसके बारे में डेटा दे दिया, अन्य जानकारी दे दी, जबकि पहली लाइन में हमेशा 2 मार्कर हो या 7 मार्कर हो, जो पूछा गया है वही लिखें। 7 मार्कर में जैसे सिद्धांत पूछे तो सिद्धांत में आप 3-3 4-4 लाइन की भूमिका लिख दे रहे हो। हाईएस्ट है 2 लाइन, एक लाइन है वैसे तो, कोई निष्कर्ष नहीं, सीधे आप तो पॉइंट पे आइए, 2 लाइन लिखिए ज्यादा से ज्यादा यदि देना है तो, और वो सिद्धांत से रिलेटेड हो या फिर एचआर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में जानकारी हो। बाद में समावेशी है, ये सब चीजें ये 10 मार्क के लिए हैं, समझ ले। जो 7 मार्क है उसकी भूमिका बहुत ही ज्यादा संक्षिप्त होगी और सटीक होगी, ध्यान देना। 2 शब्द उपयोग में ला रहा हूं मैं, एक तो बहुत ज्यादा संक्षिप्त होगी और बहुत ज्यादा सटीक होगी। फालतू की बातें, समावेशता, ये सब चीजें 7 मार्क के लिए नहीं, 10 मार्क के लिए है। तो जो सबसे पहले तो ये बात जान लो कि जो पूछा गया है 2 मार्क में सबसे पहले वही लिखना है, अन्यथा कुछ और नहीं लिखना है। प्रतीक्षा आपके 7 मार्क बहुत बढ़िया थे, ठीक है, बहुत एकदम उत्तम क्वालिटी के। और मैंने शायद रिकमेंड भी किए ग्रुप में कि सभी लोग प्रतीक्षा के मॉडल आंसर को देखें। अगर ये टाइमर लगा के और फिक्स टाइम में लिखे गए हैं तो इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता। यदि थोड़े से 2-5 मिनट अतिरिक्त में लिए गए हैं तब भी ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि विद इन टाइम में लिखें। टाइमर लगा लें और उसके ऊपर कितना समय जा रहा है वो भी नोट डाउन करें, कितने प्रश्न किए, कितने क्या किए। जिनका मेंस है वो सुन लें कि बिना टाइमर के आप नहीं लिखेंगे, टाइमर के साथ में लिखेंगे और तय समय में पूरा लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब पहली 2 बात समझ ली कि पहले तो हमें 7 मार्क में उजूल फजूल ज्ञानी वानी कुछ नहीं बनना, निष्कर्ष विष्कर्ष के चक्कर में नहीं पड़ना है। दूसरा, जब भी 2 मार्क लिखेंगे तो जो पूछा गया है सबसे पहले वही लिखेंगे, और दूसरा, सबसे पहले हम परिचय लिखेंगे। मान लीजिए परख आ गया तो परख क्या है, उसका परिचय होगा, उसके बाद में अन्य डिटेलिंग होगी। कुछ भी आ गया, नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, जैसे कॉपी आपने शिवेंद्र आपने भेजी थी पॉलिटी की, तो उसमें जेपी थे, तो उन्होंने पहली लाइन में क्या लिखा, बड़े पता नहीं है कहाँ से आंसर लिखना सीखा या फिर जहां से भी उन्होंने मिसगाइड हुए हैं, संबंध लिखा। जेपी का भी संबंध क्या होगा भाई, किसी से कोई आंदोलन होता उसका संबंध हो सकता था। आपने शिवेंद्र ध्यान दिया था उस कॉपी में? नहीं सर। नहीं, आपने दिया नहीं। तो उसने लिखा कि भाई जेपी नारायण ये है, और नीचे लिखा उन्होंने संबंध जेपी आंदोलन से। अरे भाई, व्यक्ति का बताना है पहले परिचय हमें, ये अच्छा वो, भारत के सर प्रमुख वो टॉपर की राजनीतिज्ञ थे। कॉपी हाँ में सर। हाँ, वो टॉपर की कॉपी में। और ऐसी अच्छा बहुत सारी हाँ। छोटी छोटी कमियां थी, मतलब जहां से भी उन्होंने उत्तर लिखना सीखा है तो मिस गाइड होके लिखा है उन्होंने। पहली तो 15 के 15 में संबंध पहली लाइन से शुरू,
अरे भाई जरूरी नहीं है, हम कुछ चीजों में संबंध लिख सकते हैं, कुछ में डायरेक्ट पर। अब भाई जेपी का संबंध किससे होगा? स्वयं से कैसे हो सकता है? सर स्वयं का उसमें परिचय तो तो ये है। उसने सर क्या बोलते हैं, जो 7 नंबर है उनमें सर निष्कर्ष भी उसने 2-3 पॉइंट कॉमन ले रखे हैं, बस उन्हीं को लिख देते हैं सर। हाँ हाँ, और एक चीज और, निष्कर्ष हमेशा, मैं एक दिन आपकी क्लास लेने वाला हूँ, यदि कल समय मिला तो कल, नहीं तो परसों, कि कैसे हम भूमिका बनाएं, कैसे हम निष्कर्ष लिखें, कैसे हम कॉमन निष्कर्ष लिखें। मैंने हालांकि 3.0 में बार बार ये बताया था, जब भी इकोनॉमी पढ़ाता था, मतलब जो भी बताया, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में एक कॉमन निष्कर्ष बताया, जिसका हम उपयोग सब जगह करेंगे और उसका प्रयोग करना भी है, हमें अन्य बातों में नहीं फंसना है। तो एक दिन लेने वाला हूं मैं, कोई भी क्लास हो सकती है। देखो अब पॉलिटी की बात आ जाते हैं। पॉलिटी में आपके लिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे होंगे, तो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन बनाए उसी तरीके से पूछे गए हैं हर बार। तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट, जैसे अन्य टेस्ट सीरीजों में चलती है, टेस्ट सीरीज में क्या है, बिल्कुल सिंपल सिंपल पूछ लेते हैं, मौलिक अधिकार बताइए, अनुच्छेद 21 बताइए। अरे भाई ये तो सिंपल की आपने प्रैक्टिस करवा दी, थोड़ा सा हटके आ गया फिर, समझ रहे हैं ना? तो जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, तभी हम जाकर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलिए पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम बताइए। तो ना तो हमें प्रारूप समिति क्या थी, प्रारूप समिति क्यों गठित की गई, हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, केवल सदस्यों के नाम बताइए। हमने क्या बता दिया, सदस्य, तो बी आर अम्बेडकर। आप लिख सकते हो 7 सदस्य थे, आप तो लिखना चाहो, नाम पूछा है ना, इसलिए मैंने ये भी नहीं लिखा कि 7 सदस्य थे, सीधे हम नाम लिख तो रहे हैं। अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 7 सदस्य, और फिर स्टार्ट कर सकते हो बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे। बाद बाकी कुछ भी नहीं लिखना है। एन गोपाल अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सादुल्ला, एन माधव और टी टी कृष्णामाचार्य। 2 लोग ऐसा है बीच संविधान सभा में जो है, एक तो हट गए थे, एक की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अंततः कौन रहा, असल में उसी का नाम लिखेंगे जो संविधान सभा में अंत में जो साइन कर रहा है, उसी व्यक्ति का तो नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये लोग थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति को अपवान समिति, देखो क्वेश्चन में क्या है, प्रारूप समिति मिस हो गया था, तो अपवान समिति किसने कहा, तो ये निराजुद्दीन जो संविधान सभा के सदस्य थे, निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवान समिति कहा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि निराजुद्दीन अहमद ने कहा, खत्म। और उसके बाद क्यों कहा, क्योंकि संविधान में निर्माण में बहुत ज्यादा समय लगा लिया था। हाँ मेगा, सर ये अपहन समिति क्या होती है? मतलब ऐसी समिति जिसने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने वाली चीजें होती है ना। सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में देखना पड़ेगा इसको, मतलब अपन फालतू चीजें खर्च करते हैं ना, उसको अपव्यय कहते हैं, जिसका कोई सार्थक उपयोग ना हो, कोई ऐसा यूज नहीं हो, लेकिन हम फालतू में खर्च करते जा रहे हैं। ठीक है, ओके सर। उसको अपव्यय कहते हैं। सरदार पटेल, हाँ नहीं, ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी होगी प्रारूप को, अपवहन के लिए पूछ रही है वो। सरदार पटेल संविधान सभा की कौन सी समितियों के सदस्य थे, तो सिंपल समितियां लिखी और फिर लिख दिया प्रांतीय संविधान समिति। मौलिक अधिकारों के लिए एक उप समिति बनाई गई थी, अल्पसंख्यक आदिवासी बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति, इसके भी वो अध्यक्ष थे। अन्य कुछ भी बात नहीं लिखना है, केवल टू द पॉइंट बातें लिखकर हमें आगे बढ़ जाना है। संविधान संशोधन की प्रणाली को कठोर बनाए जाने के कारण लिख दिए। और आप देखो ऐसा है, ये तो मैंने टाइप किया है, इसलिए आप इसमें फॉर्मेटिंग ऐसे कर सकते हो, कारण, समझ रहे हैं? या फिर कारण, इस तरीके से हम कारणों को लिख सकते हैं। और सीधा नहीं तो चाहो तो एक ये भी तरीका हो सकता है, कुछ नहीं तो कारण लिख दिए, कारण और कॉमा डालकर प्रमुख कारण लिखा, और हमने राजनीतिक दुरुपयोग से बचाव, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना, संघात्मक संरचना की रक्षा, स्थायित्व और निरंतरता। अब ये कैसे भाई, राजनीतिक दुरुपयोग कैसे, जैसे इंदिरा गांधी है, यदि कठोर प्रणाली नहीं होती संविधान संशोधन की, तो इंदिरा गांधी जैसे अनेक प्रधानमंत्री और हो जाते जो संविधान को बिल्कुल तहस नहस कर देते। कब का, संघीय व्यवस्था में हमने कहा कि भाई राज्यों की भी सहमति होगी,
इंदिरा गांधी और पीएम मोदी जैसे लोग नहीं चाहते कभी भी कि संघीय शासन में जो है शक्ति किसके पास रहे, राज्यों के पास रहे। वो हमेशा चाहते हैं कि संघीय शासन अगर बना रहे तब भी शक्ति कहां पर रहे, केंद्र के पास रहे। और ये एक शासन प्रणाली लाना चाहती थी इंदिरा गांधी विशेषकर, जिस जो अध्यक्षात्मक हो, जिसमें राष्ट्रपति के पास पावर रहती है। और बिल्कुल पुतिन ने नकल की है। पुतिन पहले प्रधानमंत्री थे, आपको पता हो, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, रसिया के संविधान में एक बात थी कि भाई कोई भी प्रधानमंत्री केवल 2 साल तक रहेगा। पुतिन की शक्ति जाने वाली थी, तो पुतिन ने क्या किया कि उसको चेंज कर दिया। चेंज करके क्या कर दिया, राष्ट्रपति के पास पावर होगी और राष्ट्रपति जो है 2026 तक रह सकता है। अभी फिर 2026 से पहले, 26 नहीं, 36 सर, 36 है सर। 36 सॉरी 36, हमें 26 आ गया। तो 36 तक रहेगा और उसके बाद में फिर वो चेंज कर देगा। तो सेम चीज इंदिरा गांधी करने वाली थी और स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई ही इसीलिए गई थी। असल में कहीं शायद मैदान से आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, असल में ये जांच करने के लिए बनाई गई थी क्या भारतीय संविधान, ये जो शासन प्रणाली है उसको हम अध्यक्षात्मक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। साथ में मौलिक कर्तव्य वगैरह भी थे। जो 42वां संविधान संशोधन था उसका मुख्य उद्देश्य राज्य को समाजवादी ढर्रे में लाना था। एक क्वेश्चन मैंने दिया भी है, समाजवादी जो शब्द जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन पूर्ण रूप से भारत को समाजवादी बनाने के लिए लाया गया। उसके मैं थोड़े से आपको तथ्य दे देता हूँ कैसे। एक तो हमने मौलिक कर्तव्य जोड़ा, तो मौलिक कर्तव्य हमेशा समाजवादी राज्यों की ही पहचान होती है, मौलिक अधिकार वहां पर नहीं रहते। पहली बात, मौलिक अधिकार पूंजीपति देशी जो पूंजीवादी जो देश होते हैं, जो आइडियोलॉजिकल पूंजीवाद की ओर होती है, उनके लिए होती है, उनमें होती है। सोशलिस्ट कंट्रियों में कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज को वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। रसिया में, चाइना में, सब में जितने भी जो देश हैं ऐसे, उसमें क्या है, हमेशा ड्यूटीज हैं। दूसरा, उन्होंने समाजवादी शब्द जोड़ा, ये भी ठीक। उन्होंने एक चीज और जोड़ी 31 में, अनुच्छेद 31 में उन्होंने कहा कि अगर हम संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं यदि उसका अनुपालन करना होगा तो अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये बहुत खतरनाक बात जोड़ दी थी कि भाई 14 का अनुच्छेद का और 21 का कोई उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 19 का भी, अनुच्छेद 19 का भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा, जिसमें संपत्ति का अधिकार था। तो उसका मतलब ओवर रूल्ड कर दिया उन्होंने। मौलिक अधिकार अब गौण हो गए, कम महत्व के हो गए, और नीति निर्देशक तत्व तो ऊपर के हो गए। और सीधे सा मतलब है, जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा संपत्ति का और राष्ट्रीयकरण हो सकता है, नेशनलाइजेशन हो सकता है, ये सारी चीजें कर सकती थी वो इंदिरा गांधी। तो कुल मिला के 42वें संविधान संशोधन का यदि कभी पूछ लिया जाए, यदि आप 10 मार्क में लिखो इसको या फिर 7 मार्क में लिखो, तब ये इंडिकेट जरूर करना कि इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान को, भारतीय शासन प्रणाली को समाजवादी बनाना था। और ये उन्होंने भली भांति किए, और 1-2 साक्ष्य लिख सकते हो, ठीक है, भूमिका वगैरह में, और फिर उसके बाद में आपको जो भी लिखना हो वो लिख सकते हो। समझ गए? इसीलिए हमने संविधान, और ये संविधान सभा को भली भांति ज्ञात था। और ये जो, अगर आप संविधान संशोधन पे आ जाए, संविधान संशोधन, 1 मिनट मेगा मैं कंप्लीट कर लूं। जब संविधान संशोधन पर आ जाए कि संविधान संशोधन में मैंने एक क्वेश्चन दिया भी है, उसमें मैंने संशोधन की संबंध में कुछ पूछा है क्वेश्चन कि भाई इस तरीके का हमारा जो संविधान निर्माता थे उन्होंने पहले ही क्लियर कर लिया और समझ लिया था कि अगर हमने इस तरीके का नहीं कठोर बनाया तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, और हम इतना कठिन भी नहीं बनाएंगे ताकि खत्म हो जाए। भारत के साथ म्यांमार का संविधान बना, नेपाल का, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, ये सब लोग एक साथ बनाए थे। BN राव ने ही ड्राफ्ट किया हुआ है म्यांमार का, जिन्होंने पहले इंडिया के लिए किया था और फिर वहां के लिए, सॉरी, BN राव ने पहले वहां के लिए किया फिर यहाँ के लिए किया था शायद, क्योंकि 1948 में हुआ था आजाद हुआ, शायद इंडिया के लिए पहले किया। इंडिया में बनाया पहले BN राव ने और फिर ड्राफ्ट का करने चले गए थे बर्मा में, पहले बर्मा होता था वो। तो कुल मिलाकर ये कि साथ में बने सारे संविधान। हमारे यहाँ एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिसकी वजह से वो जीवंत बना हुआ है, ठीक है, और कठोर भी है ताकि वो राजनीतिक दुरुपयोग से बचा हुआ है। यदि राज्यों के हस्तक्षेप नहीं होगा, 368 की प्रणाली, 368 में इस तरीके की
थोड़ी जटिल प्रणाली ना दी गई होती तो हमारा संविधान कब का बदल गया होता। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने, भाई सर्वोच्च तभी बना रहेगा जब उसकी प्रणाली जो है थोड़ी कठोर हो। जैसे कि अमेरिका का संविधान सर्वोच्च संविधान है, क्यों है? क्योंकि वहां का संविधान संशोधन प्रक्रिया बहुत कठिन है। ब्रिटेन की बहुत ज्यादा रिजिड है, कभी भी संसद परिवर्तन कर देती है, इसलिए वहां पर संविधान सर्वोच्च हो ही नहीं पाया, संसद सर्वोच्च है। तो आप समझ लें कि वही संविधान सर्वोच्च हो सकता है जहां पे संविधान संशोधन की प्रणाली थोड़ी सी कठोर हो। यदि ऐसी नहीं है स्थिति, तब संविधान संशोधन करके संसद अपनी पावर इकट्ठी कर लेगी और पावर अपने पे ले लेगी, तो वहां का संविधान सर्वोच्च नहीं हो सकता। ठीक। संघात्मक संरचना की रक्षा, कि भाई जब तक अगर कठोर नहीं होती और हम राज्य स्टेटों से भी नहीं पूछ रहे होते, तो संघात्मक ढांचा हमारा कब का खत्म हो चुका होता। सबसे पहले तो नेहरू जी खत्म कर चुके होते, ठीक है। और नेहरू जी नहीं तो, क्या नेहरू जी तो नहीं करते, लेकिन हाँ इंदिरा गांधी ने जरूर खत्म कर दिया होता। इसके बाद में वो फिर बचा कुछ अगर बचता तो मोदी जी खत्म कर देते। आइडियोलॉजी उनकी वैसी ही है, स्थायित्व और निरंतरता। बता दी कि स्थायी भी बना रहता है, थोड़ी सी प्रणाली ऐसी निरंतर भी। निरंतर कैसे? जीवंत बना हुआ है, स्थायी इसलिए क्योंकि ज्यादा हम परिवर्तन कर नहीं पा रहे हैं। हाँ मेघा, आप पूछिए। सर ये जो 42nd अमेंडमेंट आपने बोला कि मतलब इंडिया एक नेशनलिस्ट पार्टी बनाने का एक मेन कॉज था, मेन रीजन था, तो सर ये तो नेशनल कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, नहीं सोशलिस्ट बोल रहा हूँ, कम्युनिस्ट नहीं, सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट तो सर पहले से ही थी ना सर। नहीं नहीं, देखो सोशलिस्ट, सोशलिस्ट हमने बहुत कम प्रावधान थे। सोशलिस्ट ऐसा था कि हमने मिला, बैलेंस थी चीजें। फिर उन्होंने, इंदिरा गांधी ने पूरी बैलेंस को खत्म किया था, काफी हद तक सोशलिस्ट पे हो गई थी वो ट्रांसफर। सोशलिस्ट पहले से नीति निर्देशक तत्वों में था, हालांकि नीति निर्देशक तत्व हमेशा ओवर रूल्ड नहीं कर पाते थे। मौलिक अधिकारी एफआरई ओवर रूल करते थे नीति निर्देशक तत्वों को, डीपीएसपी को। और जब तो ओवर सर रूल्ड, उसमें संपत्ति, सुनो, संपत्ति का अधिकार था। अरे सुन तो लो, हाँ हाँ प्रॉपर्टी का राइट था। और जब प्रॉपर्टी का राइट होगा तो वहां पर सोशलिस्ट कंट्री कैसे हो सकती है, आप समझे? प्रॉपर्टी का राइट कभी भी सोशलिस्ट कंट्रियों में नहीं होता है व्यक्ति के पास, कंट्री के पास होता है, सोसाइटी की ओर से होता है कंट्री के पास। तो ये चीजें दिक्कत दे रही थी, और इसको 42 संविधान संशोधन द्वारा उन्होंने अमेंड की थी, और 44 में तो हटा ही दी। हालांकि 42 में भी उन्होंने कर दिया था कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 का कोई वो फायदा नहीं ले पाएगा अगर हम डीपीएसपी को लागू करना चाहते हैं। तो इसका मतलब कि आप संपत्ति के अधिकार से भी वंचित हल्के से हो ही गए, यदि हम लोक कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं। तो अब हो गया सोशलिस्ट कंट्री की ओर। अब कोई क्वेश्चन? फिर इसको यदि क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इंटू ये लिखेंगे टू मेक इंडिया एज अ सोशलिस्ट कंट्री, मतलब मेन पर्पस। नहीं, इसको निष्कर्ष में डाल दीजिए। अगर 7 मार्क में, ये 10 मार्क में आता है तो, यदि 7 में आता है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। आप टाइम पीरियड लिखकर उद्देश्य, क्योंकि प्रॉपर उद्देश्य वही था। स्वर्ण सिंह कमेटी बनी इसीलिए थी, सोशलिस्ट बनाई है, और इसको प्रेसिडेंशियल की ओर हो सकता है या नहीं, संभावना के लिए गठित की गई थी कि क्या हो सकता है क्या। ठीक है। अब जी कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रीवी वर्ष के प्रावधान को हटाया गया? सीधी सी बात है, हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 26वें संविधान संशोधन। इतना भी हम लिख सकते थे, हालांकि मैंने क्या लिख दिया कि 363 का जोड़कर प्रीवी वर्ष को हटाया गया, और साथ में विशेष, और तब 1971 में। अगर ये भाषा लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो सीधी लिख दो कौन से संविधान। तो संविधान संशोधन 26वें संविधान संशोधन द्वारा, पहली लाइन, और दूसरी कब? तो 1971। या फिर लिखना चाहो तो 1971 में 26वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया, खत्म। क्लियर? अब उच्चतम न्यायालय ने किस बारे में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? देखो, प्रस्तावना को मुख्य तौर पर तो केशवानंद भारती बाद में ही मान लिया था, लेकिन एलआईसी का बाद और आया था 1995 में, तो उसी को फिर से उन्होंने दोहरा दिया। केशवानंद भारती बाद में जो बात कही थी केस में, वही बात उन्होंने एलआईसी में दोहरा दी। तो हमने दोनों लिख दिए। तो भाई 1973 के केशवानंद भारती बाद और 1995 के एलआईसी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। अभी जो कारण है, कारण लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। मैं तो मना करता हूँ मत लिखो। 2 मार्क में आपके पास समय नहीं रहेगा, 2 मार्क में आप समय बचाइए। तो ये थोड़ा मॉडल है इसलिए हम दे देते हैं।
क्यों? क्योंकि उद्देश्य का अनुच्छेदों में वर्णित प्रावधानों की व्याख्या करने में सहायक है। अब उसके संबंध में हाँ केशवानंद भारती केस में ही कहा गया और इसमें भी कहा गया और बाद में भी अनेक केसों में कहा गया कि जब भी हम संविधान की व्याख्या कर रहे होते हैं, अंकित एक मिनट, जब संविधान की व्याख्या कर रहे होते हैं तब हमें उद्देशिका को पढ़ना होता है ताकि हम ये समझ सकें कि संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य था और हम उसकी अच्छे से व्याख्या कर पाते हैं। कोई भी अगर प्रावधान आता है, जैसे मिनर्वा मिल केस में बाद ये चीजें आई थी, तो उन्होंने मिनर्वा मिल केस में संविधान की प्रस्तावना को मतलब पढ़ा, समझा क्या इसका उद्देश्य वास्तव में क्या था। तो संपत्ति के जब अधिकार की आ, ये न्यायिक समीक्षा की गई मिनर्वा मिल केस में 1980 में, तब उन्होंने क्या पढ़ा था? प्रस्तावना को पढ़ा। प्रस्तावना में कहा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय कैसे संभव है? जब तक कि संपत्ति का अधिकार होगा तो आर्थिक न्याय संभव नहीं था। फिर उन्होंने कहा नहीं साहब ये सही है, संपत्ति का अधिकार मूल ढांचे में भी नहीं है और ना तो संविधान सभा के उद्देश्य उसमें भी था कि हाँ होना चाहिए, वो तो मजबूरी थी, नहीं तो ऐसे लोग सहयोग ही नहीं करते, राजा सहयोग नहीं करते तो संविधान बन नहीं पाता, इसलिए मजबूरी बस रखा गया था और उसको सही मान लिया गया। तब मिनर्वा केस मिल में तो उसको प्रॉपर तरीके से यूज किया गया इस प्रस्तावना को संपत्ति के अधिकार के संबंध। हाँ अब अंकित पूछिए आप। सर प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये तो बेरुवाड़ी संघ 1960 में बोला था तो। नहीं प्रस्तावना को नकार दिया था कि भाग नहीं है बेरुवारी केस में, उसमें भी मैटर आया था तब उसमें मना कर दिया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और इसमें और संशोधन योग्य भी नहीं, मना कर दिया कि संशोधन भी नहीं हो सकता उसमें, जब भाग ही नहीं है तो संशोधन कैसे हो सकता है। और इसमें कहा कि संशोधन हो सकता है, संविधान का ही भाग है। मैं देख लूंगा और ठीक है। हाँ देख लेना। हाँ मेगा गोरखनाथ केस में तो सर संविधान का पार्ट माना गया था सर प्रियम्बल को। नहीं इसमें ही माना गया है केशवानंद भारती के बाद। सर केशवानंद भारती में तो बेसिक स्ट्रक्चर है, फिर मिनर्वा मिल्स में ये भी था मैं और अच्छे से आपको भेज दूंगा ग्रुप में और अच्छे से डिटेलिंग करके कौन कौन से केस में क्या कहा गया सारी चीजें डाल भेज दूंगा, ठीक है। अभी भारतीय संविधान अत्यधिक लंबा, विस्तृत और दुष्प्रवर्तनशील है, ये किसका कथन है? तो सीधी सी बात है आइवज जेनिंग्स का कथन है। यह कथन आइवज जेनिंग्स का, इतना भी हम लिख सकते हैं और या फिर लिख सकते हैं सर आइवज जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान अत्यधिक लंबा, विस्तृत तथा दुष्प्रवर्तनशील है। चलिए एसआर बम्बई मामले में कौन से मूल ढांचे संविधान में शामिल किए, मूल ढांचे में शामिल किए गए एसआर बम्बई का 1994 का? पहली बात, एसआर बम्बई केस क्यों आया था वो आप जान लीजिए कि जबरदस्ती कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था और वहां की जो चुनी हुई सरकार थी उसको हटा दिया गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही उठता कि संघवाद नहीं बचता। तो आपको जब ऐसे केस के बारे में हिस्ट्री थोड़ी सी पता होगी तो आप पहला पॉइंट तो लिख ही सकते हो, संघवाद को बचाने के लिए। दूसरा, उन्होंने लोकतंत्र को, राष्ट्रीय एकता, अखंडता को, सामाजिक न्याय को, न्यायिक समीक्षा को और धर्मनिरपेक्षता को। न्यायिक समीक्षा को तो मिनर्वा मिल में भी जोड़ा गया था और क्योंकि मिनर्वा मिल क्योंकि 1942वां संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारे ऐसे परिवर्तन कर दिए गए थे और 38वें संविधान संशोधन द्वारा और 38, 39 और 42 ऐसे थे जिससे न्यायिक समीक्षा बहुत कम हो गई, न्यायिक समीक्षा खत्म ही कर दी थी कुल मिला के। तो मिनर्वा मिल में भी न्यायिक समीक्षा की बहाली की गई और एसआर बम्बई केस में भी 2000 से कहा। ठीक है, पूरे तत्व लिख दिए हमने। अब संविधान संशोधन की विधियां तो आप देखो इतनी डिटेलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, तो 7 मार्क के लिए ये पूरा का पूरा 7 मार्क में ऐसे लिख सकते हैं अगर विधि आ जाए तो आपको लिखना है कि 368(2) में 3 विधियां, 2 विधियां होती हैं। आपको 368(2) की विधियां बतानी है जो ये कह गई है। देखो ये मैंने लिखा भी है, संविधान के अनुच्छेद 368(2) में संविधान की 2 विधियां वर्णित है, संसद द्वारा विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से। आप साधारण विधि को उल्लेखित नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं और आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि हमारा अनुच्छेद क्या कह रहा है हम वही बात लिखेंगे। अनुच्छेद तो केवल 2 ही विधियां बता रहा है, साधारण की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि उसको संविधान संशोधन एज संविधान संशोधन नहीं माना जाता। हाँ केशवानंद नहीं था, आपकी संतुष्टि के लिए कहा है कि भाई मैं चेक कर लूंगा, भाई मैं भी पढ़ के आता हूँ। ठीक है।
प्रस्तावना के मूल उद्देश्य बताइए। तो मूल उद्देश्य क्या है भाई? पहली बात तो न्याय स्थापित करना है, समानता स्थापित करना है, स्वतंत्रता देना है और बंधुत्व की भावना को बनाए रखना है। ये हमने लिख दी है, थोड़ा सा डिटेलिंग कर दी। अंकित, आपने अभी कोर्स परचेज नहीं किया है, आप कर लें, आपको फायदा ही मिलेगा। देखो अब पुराने में तो वो लास्ट ही हो गया, टेस्ट चलेंगे बस। और वैसे भी हमने पुराने को सच बता दूं बहुत ज्यादा खींच लिया, हमारी क्षमता से ज्यादा खींच लिया, और जितना हमने कमिटमेंट किया था उससे ज्यादा खींच लिया। मतलब हमने कमिटमेंट से ऊपर जाकर कार्य किया है 3.0 में। आज भी कर रहे हैं, कभी भी कोई भी कॉपी भेज देता हम चेक करके दे देता हूँ ना। इसलिए हमारे कमिटमेंट में कोई वैसी अगर हो कुछ कमी रही हो तो आप बता सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, गलत अच्छा जो भी है, लेकिन दीजिएगा। इससे क्या है, नए बच्चे जुड़ते हैं। देखो जब तक बच्चे नहीं जुड़ेंगे तब तक उनका भी लाभ कैसे होगा। अमूल ढांचा भारतीय संविधान के मूल उद्देश्यों में शामिल है। देखो ये प्रश्न मैं अगले टेस्ट में डिस्कशन लूंगा, क्योंकि इससे मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। अभी ये बना दिया था मैंने, लेकिन इससे मैं प्रॉपर संतुष्ट नहीं हूँ। इसको मैं फिर से मॉडिफाई करके आपको भेजूंगा, ठीक है। इस जो उत्तर लिखा है मैंने, इससे मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तो पहली बात तो ये कि समाजवाद शब्द भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा कब गया था। तो प्रस्तावना भूमिका में हम लिखेंगे भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में, सॉरी प्रस्तावना में समाजवाद शब्द नहीं था। मूल प्रस्तावना क्यों कह रहे हैं कि ये संशोधन के बाद है। मूल समाज प्रस्तावना में समाजवाद नहीं था और इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब समाजवादी क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ प्रावधान थे अनुच्छेद 39 उसमें संपत्ति के संकेंद्रण, विशेषकर संपत्ति के संकेंद्रण की जब बात कही जाती है कि संकेंद्रण नहीं होने देंगे, तो और ये समाजवादी ही तत्व है। और कुछ ऐसे और भी तो अनुच्छेद 43 वगैरह, जिसमें ऐसा झलकता था कि भाई ये समाजवादी ही तत्व है और समाजवाद के उद्देश्य के लिए कार्य किए जाएंगे। लेकिन पूंजीवादी तत्व भी थे, जैसे संपत्ति का अधिकार। समाजवादी में संपत्ति का अधिकार हो ही नहीं सकता, आप लोग कल्याण कर ही नहीं सकते। इसीलिए इंदिरा गांधी ने ये जो है शब्द जोड़ा। और हमने फिर कहा था कि जब व्याख्या की गई प्रस्तावना की, सॉरी न्यायिक समीक्षा की गई मिनर्वा मिल में भी संपत्ति के अधिकार की, तब ये इसी प्रस्तावना को देखा गया और समझा कि भाई उद्देश्य उनका संपत्ति के अधिकार का था ही नहीं। सामाजिक न्याय लिखा हुआ है उसमें, आर्थिक न्याय लिखा हुआ है, और जब आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं फिर संपत्ति का अधिकार भी दे रहे हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, चीज क्रॉस कर रही है एक दूसरे के साथ में, तो चलेगी तो एक ही चीज। तो उन्होंने कहा नहीं सही बात है, इसको जाने दो संपत्ति के अधिकार को। तो यहाँ से उन्होंने यूज किया है। अब भारतीय संविधान में तो समाजवाद का अर्थ लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कम्युनिस्ट वाला समाजवाद है वो नहीं है। लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रणाली रहेगी हमारा, ऐसा समाजवाद रहेगा। भाई समाजवाद की क्या विशेषता है? आर्थिक न्याय है, साथ में संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण होगा, निश्चित अर्थव्यवस्था रहेगी और सामाजिक समानता बनी रहेगी। और इस सामाजिक समानता में ये लोहिया के विचार, गांधी के विचार भी हमें दिखाई देते हैं। ये और मैंने कहीं से नहीं, ये बिल्कुल संविधान की किताब है, ये जो जैन पांडे है उसमें भी कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। इन्होंने एक केस में, एक मैं थोड़ा सा आपको केस का जो उन्होंने एक केस में कहा है वो भाषा पढ़ के सुना देता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक केस था DS नकारा बनाम भारत संघ। तो इसमें क्या कह रहे हैं, वही उद्देश्य आपको लिख सकते हो, और वही मैंने लिखा हुआ है थोड़ा सा पॉइंट वाइज करके। क्या लिखा है? समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्गों और कमकारों के जीवन स्तर को उठाना है, ऊंचा करना है और उनके लिए जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना है। इसका अर्थ आर्थिक समानता एवं आय के समान वितरण से है। यह गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है, जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। यह वही समाजवाद का स्वरूप है जिसकी स्थापना हम भारत में करना चाहते थे। और ये सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की गई तभी कहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो आप समझ सकते हो, सामाजिक समानता वगैरह सारी चीजें गांधीवादी। और हाँ, लक्ष्मीकांत में भी यही लिखा हुआ, उसमें क्या अलग से लिखा हुआ? लक्ष्मीकांत भी तो ऐसी बुकों से बना है। मैं आपको एक किताब और है जय टकवानी, वो भी संविधान की, उसमें भी सेम चीजें लिखी हुई, उसमें ज्यादा केस लॉ है। मैं केस लॉ देख लेता हूँ, देखता हूँ
बिना केस लॉज के बात नहीं करता। केस लॉ किस कौन से केस में कौन सी बात कही गई, तभी मुझे पता चलेगा कि असल में उस चीज का क्या अर्थ है। इसीलिए मैं थोड़ी सी मेरी व्याख्या जो है आपको थोड़ा सा थोड़ी सही सटीक हो जाती है। भारतीय संविधान अपने आकार में बृहद है, इसके लाभ एवं हानियां बताइए। तो परिचय क्या होगा इसका? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में 470 अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, और जो संविधान के आकार को बृहद बनाती है। भाई बहुत ज्यादा बड़ा है, ये तो बता दिया हमने कैसे है, प्रस्तावना दे दी। इसमें हमने कुछ भाषा का प्रयोग किया कि हमने बिल्कुल सटीक और संक्षिप्त प्रश्न को दी है रूम का, हमें यही करना है। लाभ क्या भाई? स्पष्टता आ गई। ऐसा अमेरिका के संविधान में क्या है, 7 अनुच्छेद हैं, और जिससे क्या है, स्पष्टता नहीं है। भारतीय संविधान में 395 से ऊपर 770 के लगभग अनुच्छेद हो गए, तो बिल्कुल स्पष्ट है। बुनियादी अधिकारों की व्यापकता है, उसमें प्राकृतिक कह दिया कि प्राकृतिक अधिकारी मौलिक अधिकार होंगे, ऐसी फ्रांस के में कह दिया। तो उससे क्या प्राकृतिक अधिकार तो बहुत हो सकते हैं, हमारे में बिल्कुल अधिकारी बता दिए। सरकार के हर अंग का वर्णन है, भाई न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सबका वर्णन मिल जाता है। आपातकालीन प्रावधानों का समावेश है, विविधता को समाहित करता है, इसमें भाषा, धर्म, जाति सबके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। और लोकतंत्र की मजबूती और न्यायिक समीक्षा का आधार, न्यायिक समीक्षा के लिए भी अनेक इसमें अनुच्छेद दिए गए हैं, और लोकतंत्र के लिए भी अनेक अनुच्छेद वर्णित किए गए हैं। अब समस्या कहाँ आ जाती है? सामान्य जनता की भागीदारी में कमी। उनको समझ में नहीं आता संविधान में इतनी सारी चीजों का महत्व क्या है। वकीलों की भागीदारी में वृद्धि, कुछ भी हो जाए वकीलों का स्वर्ग इसीलिए कहा था आइवर जेनिंग्स ने कहा, यानी ऑस्टिन ने कहा वकीलों का स्वर्ग, इसीलिए कहा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। वो बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जो जटिल थे, बिना वकीलों के समझ में नहीं आ सकते थे। प्रशासनिक अड़चन है, हमारे यहाँ पूर्ण शक्ति प्रकट हुआ नहीं, तो हमें अड़चनें शामिल आ गई। न्यायपालिका का पर दबाव, जब ज्यादा से ज्यादा केस आएंगे, बड़ा से बड़ा हर व्याख्या करनी है न्यायपालिका को, तो न्यायपालिका जो है मूल अपील सुनने के बजाय संवैधानिक मामलों में फंसा रहता है ज्यादा समय तक। अत्यधिक संशोधनों की आवश्यकता पड़ गई। अमेरिका का संविधान संक्षिप्त है, छोटा है, इसलिए कम से कम संविधान संशोधन हुए, और भारत का बड़ा है, बार बार हम इसमें परिवर्तन कर देते हैं इस वजह से, और उसमें बहुत सारे प्रावधान है जिसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए हमारे ज्यादा संशोधन हो गए। बार बार देखो, ज्यादा से ज्यादा अनुच्छेद होंगे तो बार बार कोई ना कहीं परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। अमेरिका के में कम है, तो उन्होंने बहुत कम जो है संशोधन किए हैं। जटिलता क्यों है? बहुत सारी चीजें हैं जो सामान्य भाषा नहीं है, सामान्य शब्द नहीं है। जैसे कहीं कहीं आप जो उचित प्रतिबंध, युक्त प्रतिबंध, तो भाई ये क्या है? न्यायालयिक व्याख्या पर निर्भर हो जाती है, और एक व्याख्या जो है अनेक जगह अनेक तरीके से करी जाती है। इसीलिए मूल ढांचा आया। मूल ढांचा क्या है क्या नहीं है, इसलिए आ गया वो। अगर बिल्कुल स्पष्ट होता संविधान तो मूल ढांचा कभी नहीं आता, क्योंकि स्पष्ट दिया होता। इन जटिलताओं के कारण इन्होंने मूल ढांचा ले आए। लूप होल्स था संविधान में न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत, और लूप होल्स के द्वारा ही न्याय जो है मूल ढांचा आया है। मूल ढांचा का सिद्धांत क्या है? इसमें कौन कौन से तत्व हैं? तो मूल ढांचे का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो ये कहता है कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान होंगे जिनमें हम नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। आप फिर से सुन लें कि संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें हम नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूं, नकारात्मक संशोधन। सकारात्मक हो सकते हैं। कई बार आप किताबों में लिखा होता है कि संशोधन योग्य नहीं होते। भाई संशोधन कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, नकारात्मक नहीं हो सकते। उसकी मूल जो प्रकृति है उसको नहीं बदल सकते हम। जैसे कि समाज कोई कुछ न्यायिक समीक्षा वगैरह दी गई है, मान लो संशोधन योग्य नहीं होगा, इसका अर्थ है कि न्यायिक समीक्षा का विस्तार भी नहीं कर सकते हम, कम भी नहीं कर सकते। तो संशोधन तो हो सकता है। मूल प्रावधान क्या है भाई? कि भाई नकारात्मक नहीं कर सकते, मतलब उसको घटा नहीं सकते, बढ़ा तो हम कितना भी सकते हैं। तो संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन नकारात्मक नहीं होगा। और यदि एक मिनट मेगा, मैं जब कंप्लीट कर लिया करूं, क्या फ्लो में होती है बातें, तो क्या दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो वो निकल जाता है, स्किप हो जाता है। अब देखो, अगर हमने नकारात्मक संशोधन उसमें कर दिया तो ये मान लिया जाएगा उन्होंने जो इस संशोधन के द्वारा पूरे संविधान को ही बदल दिया। समझ? यदि हमने ऐसे
इस प्रावधान में कोई नकारात्मक संशोधन करते हैं और वो लागू हो भी जाता है, तो हम ये मान लेंगे कि पूरे संविधान का जो मूल उद्देश्य है, मूल आत्मा है, वही बदल दी। इसका मतलब पूरा संविधान ही आपने बदल दिया। हाँ मेघा। तो मैं कह रही थी सर, मूल भावना नहीं बदलनी चाहिए, बाकी कुछ भी हम बदल सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो उसकी कहते हैं नेचर क्या है, किसी भी कॉन्सेप्ट का एक नेचर होता है, वो नेचर नहीं बदलना चाहिए। इसके बाद में आप सकारात्मक कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, कितना भी जोड़ सकते हो, नेचर नहीं बदलना चाहिए। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता, नकारात्मक संशोधन नहीं हो सकता है, घटाई नहीं जा सकती चीजें, बढ़ाई जा सकती है। जी ठीक है, सर। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। संविधान के वे प्रावधान जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और जिनमें कोई भी नकारात्मक संशोधन या नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। ये हमारी परिभाषा खंड हो जाएगी। अब भाई कौन कौन से तत्व हैं, तो आपके पास दो तरीके हैं। तो आप केस लॉ के द्वारा बता सकते हो, केशवानंद में कौन से जोड़े गए, एसआर बॉम्बई में कौन से जोड़े गए, जो मुझे नहीं लगता याद भी हो पाएंगे, क्योंकि ऐसे आपको केस पता ही नहीं रहेगा और गलत लिख देंगे तो गलत इम्पैक्ट जाएगा। तो सीधी सी बात है, तत्व लिए तो ये वाला फॉर्मेट बनाओ, तत्व और जोड़ दो, ये जोड़ा, ये है, ये है, ये है, ये है, कम से कम 8 9 10 बता दो, जितने भी आपको बताना है। ये तो फॉर्मेटिंग में टाइपिंग हो नहीं पाती है, इसलिए ये वाला फॉर्मेट बना दो, सबसे बेस्ट है। क्लियर। अरे प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार स्पष्ट कीजिए, तो भाई ऐसे कुछ प्रावधान दिए गए हैं जिससे हम प्रस्तावना को क्या है, सार समझते हैं। तो क्या है सार, भाई क्या है, संविधान की आत्मा है। क्यों है कि इसमें मूल उद्देश्य, दर्शन, सारी चीजें। और जो सिलेबस जब लिखा गया है, आप भी देखोगे, वैचारिक तत्व के अंतर्गत ही ये प्रस्तावना को लिखा गया है। इसका मतलब दर्शन है, वो फिलॉसफी है। कॉन्स्टिट्यूशन की जब फिलॉसफी की बात की जाएगी तो मूल डीपीएसपी, एफआर और ये प्रस्तावना, ये किसके अंतर्गत आते हैं, और मौलिक कर्तव्य ये फिलॉसफी के अंतर्गत आते हैं। भाई फिलॉसफी मतलब दर्शन क्या है, कैसा होना चाहिए। जब चाहिए शब्द आ जाए, समझना, चाहिए जब शब्द आ जाए तो कहीं ना कहीं वो फिलॉसफी को ही दर्शा रहा होता है। और इसके बाद में पूरा शासन खंड है, भाग 5 से शुरू होता है शासन खंड, मतलब कैसी स्ट्रक्चर होगा, पूरा शासन खंड ही चलता रहता है और सारी चीजें फिर वो शासन खंड में आ जाएंगी। ये मुख्य चीजें होती हैं किसी भी संविधान में, और जो मूल सार है वो यही है संविधान का। इसके बाद हम भारत के लोग, भारत की इच्छाओं को वर्णित करता है कि हम भारत के लोग एक बंधुत्व के द्वारा जुड़े हुए हैं और कोई भी शासन प्रणाली जो है हमारे अनुसार ही कार्य करेगी और हम ही सर्वोच्च रहेंगे। इसमें बहुत सारे आदर्शों को जोड़ा गया, वर्णन मिलता है, जैसे संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय की अवधारणा दी गई है, स्वतंत्रता और समानता के भाव दिए गए हैं, भाईचारा और एकता की बात की गई है। इसीलिए कहते हैं कि संविधान का सार है, इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। देखो शासन खंड इसमें नहीं दिया गया है, शासन खंड को हम मूल संविधान के मूल जो संविधान होते हैं, जो मूल संविधानों के उद्देश्य होते हैं, उसमें ये जो मौलिक अधिकार वगैरह ये सारी चीजें दी गई होती हैं। और शासन खंड का विस्तार से वर्णन नहीं मिलता है, छोटा सा खंड हो जाता है। जो नए संविधान बन रहे हैं उन्होंने थोड़ी सी डिटेलिंग कर देते हैं, पुराने संविधान छोटे होते थे और भारतीय संविधान ही सबसे बड़ा संविधान है। हमने बहुत ज्यादा डिटेलिंग कर दी छोटी छोटी चीजें। अब 10 मार्क में संविधान संशोधनों ने भारतीय संविधान को जीवंत रखा है, संशोधनों के आधार पर बताना है। तो हमें कुछ संशोधन बताने हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ा जिससे वो जीवंत बना रहा। जीवंत का अर्थ है कि ऐसी कौन सी वो चीजें हैं संविधान में जिसके कारण हमने कभी ये कहा ही नहीं। आपने एक चीज देखी होगी कि हम कभी कहते नहीं हमारा संविधान बदलो, इतनी बुरी परिस्थितियां आ गई, कितने भी हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और ईसाई सब लड़ाइयां हो गई, संविधान को उतनी उंगली नहीं थी। और अगर कुछ परिवर्तन करने की मांग की गई तो संविधान संशोधनों ने वो परिवर्तन कर दिए। इससे कहा है संविधान को बदलने की आवश्यकता पड़ी नहीं और कभी मांग डिमांड भी नहीं आई। मैंने तो आज तक नहीं सुनी, मतलब आप लोगों ने सुनी है तो पता नहीं है, लेकिन मैंने नहीं सुनी। सुनिए क्या कि भाई संविधान को बदल दो, संविधान ऐसा है नहीं ऐसा सर। है।
क्यों? क्योंकि हमने क्या है, संशोधन की ऐसी प्रणाली रखी, जो डिमांड आई, अच्छा आरक्षण चाहिए किसको? सवर्णों को, बहुत लंबी मांग आ रही है, अच्छा अच्छा दे देते हैं, लोग ले जाओ तुम भी। अच्छा ये मांग चाहिए, दलितों को मांग चाहिए, दलितों को दी चाहिए, ठीक है 15 में, अब 15 में अनुच्छेद खंड 4-5 जोड़ दिए, 6 जोड़ 5-4-5 जोड़ दिए, अच्छा उन ओबीसी को भी चाहिए, उनको भी ले जाओ। तो अगर ऐसी डिमांडें समय समय पर पूर्ति होने लगेंगी तो कोई चीज बदलनी ही नहीं पड़ेगी। बदली कोई भी चीज तब जाती है जब वो रिजिड हो जाए, बदली ना जा सके। इसलिए संविधान संशोधनों ने ही संविधान को जीवंत रखा है। अगर जिंदगी नहीं बचता फिर मांग ही पूरी नहीं हो रही लोगों की। समय के साथ में डिमांड बढ़ती है या बदलती है, और डिमांड बदलेगी हमें चेंज करने पड़ेगा। इसलिए धर्म ग्रंथ जो है रिजिड हो गए, लोग बदलने लगे, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए, ईसाई में कन्वर्ट हो गए, इस्लाम को एक्सेप्ट करने लगे, समझना। धर्म ग्रंथ तब रिजिड बने रहे, इसलिए अगर धर्म ग्रंथ भी ऐसी संशोधन योग्य होते तो हिंदू कभी भी ना बौद्ध में कन्वर्ट होते, ना सिख बनता, ना जैन बनते, ना बौद्ध बनते, ना इस्लाम में इतना प्रभाव पड़ता। इस्लाम में 4-5 आते जो राजा महाराजा के साथ, एक ज्यादा से ज्यादा 1-8 लाख, क्योंकि हम हमारा जो मूल ढांचा था ये धर्म ग्रंथों का, उन्होंने नहीं साहब हम तो परिवर्तन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो बदल लेंगे लोग। कठिन चीजें नहीं चलती, समय के साथ बदलती रहनी चाहिए। बौद्ध धर्म का जो, और जैन धर्म का भी, श्वेतांबर ज्यादा नहीं फैला जितना दिगंबर फैल गया, सॉरी दिगंबर नहीं फैल पाया जितना श्वेतांबर फैल गया, और बौद्ध धर्म का हीनयान नहीं फैल पाया इतना महायान फैल गया। हीनयान कुछ ही देशों में, भारत से भी नष्ट हो गया हीनयान, तो महायान ही बचा है। श्रीलंका में, कंबोडिया, जितने लाओस, वियतनाम, सब जगह महायान है, और भारत में भी महायान ही बचा है। क्यों? और महायान में भी नई चीजें दे दी उन्होंने, नव अम्बेडकर साहब ने। तो जो भी चीजें रिजिड होंगी तो ज्यादा देर तक टिकेंगी नहीं, लोग उनको बदल देंगे या फिर छोड़ देंगे। तो भारतीय संविधान क्यों बना रहा? क्योंकि इन्होंने परिवर्तन करते रहा, और ये लोग सब जानते थे। संविधान सभा में जितने भी लोग थे, मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा विद्वान लोग कोई होगा। इतने भयंकर अच्छे लोग, एक तो दूरदर्शिता बहुत थी, उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन बहुत था। अब की बात नहीं, ये एक डिबेट देख रहा था मैं, तो सुधांशु त्रिवेदी ने एक बात कही कि देखो 1946 में जो सरकार बनी थी, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की वो ली थी शपथ। अरे भाई आराम को थी ब्रिटिश एम्पायर, शपथ क्या तुम्हारे पापा की ले लेते वो, ये तुम्हारी ले लेते? ब्रिटिश एम्पायर थी, तो जो चीज होगी उसी की तो शपथ लेनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। राजा महाराजे के अंडर में कोई सरकार बनी, भोपाल में भी सरकार बनी, लोकतांत्रिक सरकार कही, लेकिन ली तो उन्होंने ब्रिटिश भोपाल की रियासत की थी। तो जो चीज व्यवस्था होगी उसी की तो लेंगे। और फिर वो हिंदू, फिर उन्होंने ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, अध्ययन नहीं है बिल्कुल भी। इस समय पे डिबेट करवा लो, बस अध्ययन नहीं। उस समय पे लोग अध्ययन बहुत था, फालतू की बातें नहीं थी। फिर अब समझ गए, संविधान संशोधनों के द्वारा ही हमारा जीवन रहा है। तो भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, क्योंकि यह समय के अनुसार बदल की लचीलापन की क्षमता रखता है, और लचीलापन संविधान संशोधनों के माध्यम से ही संभव हुआ है। 2025 तक भारतीय संविधान में 106 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतों की पूर्ति की गई है। अब हमें बताना है कौन से वे संविधान संशोधन है जिनके द्वारा जीवंत रखा गया है। मुख्य मुख्य लिख देंगे 6 या 7। पहला संविधान संशोधन 1900 अनुच्छेद 19A और अनुच्छेद 15, इसमें 15 भी जोड़ लेना, 15(4), तो ये जोड़ा गया। एससी के लिए कुछ प्रावधान किए गए, और 1901 में भी प्रावधान लोक व्यवस्था के आधार पर कोई अगर करता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर थोड़ा निर्बंधन लगाए गए, आधार बढ़ाए गए थे। तो ये दर्शाता कि सामाजिक न्याय के लिए स्वयं को बदल सकते हैं, सामाजिक न्याय के लिए अनुच्छेद 15(4), ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्रीय एकता जैसे शब्द जोड़े, मौलिक कर्तव्य जोड़े, राज्य की नीति निर्देशक को मौलिक अधिकारों से अधिक प्राथमिकता दी। इससे महत्व क्या हुआ? संविधान का सबसे व्यापक संशोधन था, जिसके द्वारा मूल ढांचा प्रभावित हुआ, जिसने समाजवादी तत्व, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को मजबूती दी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया। इससे क्या हुआ कि यह संशोधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए और संविधान की अधिक जनोन्मुखी बनाने के लिए संभव हुआ, और लोक कल्याणकारी और आर्थिक न्याय की संकल्पना भी इसी से संभव हो पाई। 73वां 74वां नगर पालिका और इसके ग्राम पंचायतों के संबंध में
पंचायतों के संबंध में प्रावधान जोड़े गए। इससे क्या हुआ, लोकतंत्र को जमीनी कल स्तर दोपहर पर परों देता हूँ, विस्तारित किया जरूरी गया। है कल जन जन आगे तक संविधान का जो नारा था वो पहुंच गया। 86वें संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क शिक्षा वो जोड़ी उसका भी गई। पेपर है। इससे क्या हुआ, सामाजिक वो सशक्तिकरण हेतु शिक्षा का तुम प्रसार टाइम नहीं दे रहे ना, संभव इसलिए हो वो पाया। सोच रहा है कि बहन जी क्यों नहीं काम 101वें कर रहा, मैं संविधान क्यों करूं। संशोधन द्वारा जीएसटी आदमी को जो जोड़ा नहीं गया, सोचता बहन जो जी, 2 दिन बाद भारत में पेपर लौंडे एक को पढ़ आर्थिक लेंगे। ढांचे को मजबूत करता है। चाय के 103 ऐसे द्वारा रूम में का ईडब्ल्यू काम जोड़ा है गया, बहन। इससे आरक्षण का दायरा बढ़ा। 106वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण किया गया। बहुत समय से मांग आ रही थी। अब निष्कर्ष क्या दिया है, इन संशोधनों के कारण भारतीय संविधान को 75 वर्ष हो गए, जिसे बदलने की कभी कोई मांग नहीं की गई। ये हमने निष्कर्ष में लिखा है, जबकि श्रीलंका, म्यांमार जैसे संविधान अनेक बार बदल दिए गए। बता दिया कि भाई हमारा संविधान इसीलिए बाद में बदला नहीं गया क्योंकि हमारे पास संविधान संशोधन की एक बढ़िया प्रक्रिया थी, जो ना तो कठोर थी ना ज्यादा सरल थी। हमने जो जरूरत पड़ी वही बदले, अनावश्यक चीजें नहीं जोड़ी ना घटाई। क्लियर? यस सर। अब है भारतीय संविधान सभा पर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। आलोचनात्मक टिप्पणी में आप समझ लीजिए कि कमियां हम 6-7 बता देंगे और 2-3 हम बता देंगे उसकी गुण। आलोचना में पहले हम क्या बताएंगे, कमियां बताएंगे या आलोचना लिख सकते हो, उसके बाद में बताएंगे गुण, और निष्कर्ष आपको प्रश्न के अनुसार देना होगा। इसमें संविधान सभा पर आलोचना, हम संविधान सभा की कमियां निष्कर्ष में नहीं लिख सकते, आलोचना की तरफ हम नहीं जा सकते। यदि संविधान सभा ऐसा ही संविधान बनाती तो 10 साल भी नहीं चलता, 1 आध 2 साल में निपट लेता, जैसे चर्चिल ने कहा, ऑस्टिन ने, इन सब का ये ब्रिटिश माइंड सेट के व्यक्ति थे, इन्होंने कहा कि 4 दिन भी नहीं चलेगा, 75 साल से ऊपर हो गए। तो ये क्यों चल पाए, क्योंकि संविधान सभा में एक दूरदर्शिता थी। तो आलोचना के साथ तो हम नहीं जा सकते निष्कर्ष में। निष्कर्ष में हम कैसे देंगे, साहब गुणशील थे हम, संविधान सभा इतनी प्रभावी थी कि आज भी हमारा संविधान जीवंत बना हुआ है। हम निष्कर्ष में देखेंगे ये बातें। तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। ये बात आज भी आप सुन लेते होंगे कि भाई कैबिनेट मिशन ने शपथ ली गई, उसके आधार पर हुआ। भाई जो चीज व्यवस्था थी, गुलाम थे, ब्रिटिश एम्पायर में थे, आज थोड़ी थे, कोई भी संस्था ऐसे थोड़ी बन जाएगी। और विशेषकर बीजेपी के लोग तो इतने मूर्ख हैं, ये बार बार मैं सुन खून खोल जाता है, थोड़ा सा तो पढ़ लेते, थोड़ी सी तो तार्किक बात कर लो। जिसका कार्य भारत के लिए संविधान का निर्माण करना था, इसको गठन कार्य, प्रगति आदि के आधार पर इसकी आलोचना की गई। अब क्या है, इसकी आलोचना किस आधार पर की गई? पहली बात तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। राज्यों में चुनाव हुए प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष में भी 10% वोटिंग थी कि महिला वोट नहीं दे सकती थी। कुछ पढ़े लिखे लोग थे और जिनके पास जमीन होगी, ये आधार था। और प्रांतों में चुनाव हुए, प्रांतों के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव किया। संविधान सभा के गठन का आधार सांप्रदायिक था। भाई वही आपको पता है, 3 वर्गों में बांटे थे। यह प्रतिनिधित्व संस्था नहीं थी कि भाई सभी देशों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, ये ऐसा कहना भी था। एक दलीय संस्था थी, कांग्रेस के ही ज्यादातर सदस्य थे। और ऑस्टिन ने कहा भी था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। प्रभुत्व संपन्न नहीं थी क्योंकि ये जो है कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित की गई थी। एम.आर. जयकर्ण का कहना था कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं है और उसकी शक्तियां मूलभूत सिद्धांतों एवं प्रक्रिया दोनों की दृष्टि से मर्यादित है। मतलब मर्यादित कैबिनेट मिशन के आधार पर ही गठित हुआ है और वहीं से इसकी शक्ति मिल रही है और वो कार्य नहीं कर सकती जो होना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊं, निष्कर्ष में मैंने दिया भी है। गुण में संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था, बिल्कुल सारे ही वकील थे लगभग, मतलब मुझे नहीं लगता 70-80% वकील होंगे, इसीलिए बन पाया उन्होंने। वकीलों ने क्या है, टेक्निकलिटी जानी, विधि, तो इसलिए बार बार वकीलों के पास भागना पड़ता है। वकीलों की बनाई हुई चीज होगी तो वकीलों के पास ही भागना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारी होते तो प्रशासनिक जटिलताएं कर देते, लूप होल्स इतने होते हैं प्रशासनिक के। अब देखो, कोई भी लॉ कानून बनता है तो बनते तो विधि के अधिकारी भी होते हैं, लेकिन उसमें सचिव बनाते हैं ज्यादातर, ड्राफ्टिंग जो करते हैं किसी भी कानून की, इसलिए प्रशासनिक लूप होल्स बहुत होते हैं। तो इन्होंने क्या है, इसमें प्रशासनिक लूप होल्स नहीं है, लॉ के लूप होल्स बहुत हैं, लॉ की चीजें ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने वकीलों ने बनाया ये। हिंदुओं का प्रभुत्व था, ज्यादातर हिंदू थे, सीधी सी बात है कि भाई
मुस्लिम तो थे ही नहीं, मुस्लिमों ने तो बाइकआउट कर दिया, मुस्लिम लीग के साथ मुस्लिम लीग भी थी। और उस समय पर पूरी की ज्यादातर सीटें कांग्रेस में भी कुछ मुस्लिम थे और मुस्लिम लीग के सारे मुस्लिम थे। मुस्लिम लीग ने सारी बाइकआउट कर दिया तो संविधान सभा में बचे कौन? हिंदू। अब इसमें इसकी क्या गलती? बहुत समय की बर्बादी। आप निराजुद्दीन अहमद का कथन पढ़ ही चुके हैं, इसको अपमान कहा। संविधान सभा के गुण, पहली बात तो सभी वर्गों की भागीदारी थी। उसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, उसमें सारे धर्म के लोग भी थे, दलित भी थे, जनजाति लोग भी थे, मजदूर भी थे, पूंजीपति भी थे, राजे महाराजे भी थे, सारे लोग थे। तो आप लिख दोगे स्वतंत्रता पश्चात संप्रभु। भाई 1947 में जब पहली भारत आजाद होने के बाद में पहली बार जब संविधान सभा का सभा बैठी और भाषण जब हुआ राजेंद्र प्रसाद जी, मैंने पढ़ा हुआ है कि हम आज से आजाद हैं और ये संस्था जो है संप्रभु है। आप कभी पर समय मिले तो पढ़ना कि डिबेट वाला सेक्शन जो है। तो ये राजेंद्र प्रसाद ने, सब लोगों ने, फिर उसमें बहुत सारे लोगों का कहा, क्योंकि अध्यक्ष थे ये राजेंद्र प्रसाद, और जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था ये तो कि भाई अब हम संप्रभु संस्था, संविधान सभा अब अपनी स्वेच्छा से सारे कार्य करेगी और अपनी इच्छाओं के अनुसार ही संविधान का निर्माण करेगी। अब हम ब्रिटिश के एम्पायर के अंतर्गत नहीं काम करेंगे। इसका मतलब कि भले ही गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ हो 1940 में, लेकिन ये 15 अगस्त 1947 से संप्रभु संस्था के रूप में गठित हो गई। ठीक है। विशेषज्ञता और ज्ञान का केंद्र, भाई ये तो बहुत ही खतरनाक था। संविधान सभा में सबसे योग्य, शिक्षित और अनुभवी नेता, कानून के समाज सुधारक, विचारक थे, जैसे बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, कन्हैया, के.एम. मुंशी, कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सारे लोग। और हमारा निष्कर्ष क्या है? अतः संविधान सभा द्वारा निर्मित भारतीय संविधान इसके 75 वर्ष बाद भी जीवंत है, जो संविधान सभा के प्रति भारतीय लोगों के विश्वास को प्रदर्शित करता है। यदि संविधान सभा में इतनी ही कमियां होती तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे नहीं लगता इस समय पे यदि ऐसा कोई संविधान बनाया जाएगा तो 10 साल भी चल पाएगा। यही लोग बदल देंगे, दूसरे तो छोड़ो, विपक्ष से जिस दिन आएगा वो तो बदल ही देगा, क्योंकि अब लोगों में ट्रस्ट नहीं है। उस समय पे ट्रस्ट था कि नहीं ये सही काम करेंगे। हाँ, अब कोई किसी का क्वेश्चन? अभी थोड़ी देर से टेस्ट अपलोड होने वाला है आपका, और ये टेस्ट जो है 2024 का ही पेपर है। तो एक आप प्रीवियस ईयर का पेपर इसलिए लिखवा रहा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि साल जो